शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग रिप्रोडक्शन हेल्थ चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि आपका RCH प्रोग्राम क्या है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम क्या है, ये कब कौन से सन में शुरू हुआ था, ठीक है, इसको पहले कौन से नाम से जाना जाता था, परिवार नियोजन कार्यक्रम। उससे भी पहले क्या पढ़े थे कि WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है, ये सब पढ़ लिए थे। मैं जनन स्वास्थ्य का जब परिभाषा दिया था तो क्या बोला था, केवल फिजिकली ही नहीं, इमोशनली भी, बिहेवियरली भी और सोशली भी, आपको चारों एस्पेक्ट से क्या होना है, हेल्थ के रेशियो को जो आपका दिया गया है ना उसको क्या करना है, पूरा करना है, तब जाकर के एक जनन स्वास्थ्य समाज का क्या करोगे, निर्माण करोगे। क्लियर है। इसके बाद हम लोग RCH प्रोग्राम का क्या क्या उद्देश्य इसको पढ़े थे और उसको इम्प्लांट करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इसके बारे में पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले बोला था कि सबसे पहले तो बुनियादी संरचना होना चाहिए। यदि आपको रिप्रोडक्टिव रूप से लोगों को क्या बनाना है, सुधार करना है। दूसरा, यदि चाइल्ड का हेल्थ केयर के ऊपर हमको ध्यान देना है, बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है, जच्चा बच्चा दोनों क्या रहे, स्वस्थ रहे, इसके ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले तो हॉस्पिटल फैसिलिटी होना चाहिए। दूसरा, यदि हॉस्पिटल फैसिलिटी है तो हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होने चाहिए। डॉक्टर भी है, हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ पास भौतिक साधन होने चाहिए, पर यानी प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए जिससे उनका जाँच हो सके। यह वाला पार्ट हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने सहेली नामक एक गर्भ निरोधक दवाई के बारे में पढ़ा था। सहेली नामक जो गर्भ निरोधक दवाई होता है वो गैर स्टेरॉइडली दवाई है और इसको किसने तैयार किया है, लखनऊ के CDRI ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो दवाई रहता है हफ्ता में केवल एक बार लिया जाता है। इसमें सेंट क्रोमेटिन नामक एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन के रिसेप्टर को, जो कि कहाँ पास उपस्थित होता है, गर्भाशय में, उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण जो आपका जायगोट रहेगा वो इम्प्लांट नहीं हो पाता, किसमें, गर्भाशय में। ये हो गया था। उसके बाद हम लोग ने एमनियोसेंटेसिस किसे बोलते हैं इसके बारे में पढ़ा था, उल्बवेधन बोलते हैं जिसको हिंदी में। मैं क्या बोला था कि जब विकसित हो रहा है जो गर्भ रहता है उसके चारों ओर एक फ्लूइड का लेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड को जब भ्रूण जो रहता है, ठीक है, 13 से 14 हफ्ता का हो जाता है, या 14 से 17 हफ्ते तक लेते हैं ना, 14 से 17 हफ्ते का भ्रूण रहता है, उसका एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है इंजेक्शन की सहायता से और उसमें गुणसूत्र की अनियमितताओं का जांच करते हैं कि उसको कोई ऐसा अनुवांशिक रोग तो नहीं है जो कि इन फ्यूचर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। क्लियर है कि नहीं। तो इन समस्याओं के निदान के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एमनियोसेंटेसिस का। एमनियोसेंटेसिस का दुरुपयोग होता है किस लिए, लिंग परीक्षण के लिए। इसके ऊपर पूरी तरीके से क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। इतना हो गया था। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू किए थे डेमोग्राफी के बारे में, जनसंख्या के बारे में, कि कोई भी जगह का जो जनसंख्या रहता है, ठीक है, उसको कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे। जनसंख्या को जन्म दर बढ़ाता है, मृत्यु दर घटाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उत्प्रवासन क्या होता है, अप्रवासन क्या होता है, प्रवासन क्या होता है, इसके बारे में देखे थे। इमाइग्रेशन और माइग्रेशन, समझ आ रहा है कि नहीं। ये सब टॉपिक कवर हो गया था। आज हम लोग इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा कोर टॉपिक है, जिसको हम लोग को सबसे ज़्यादा समाज में फैलाना है, आप पूरी तरीके से मानसिक रूप से परिपक्व हो गए हो, 12वीं क्लास में आ गए हो ना, तो इस कारण इसको इस चैप्टर में रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये होता था कि 12वीं क्लास के बाद, ठीक है, कि बच्चों का क्या कर दिया जाता था, शादी कर दिया जाता है। आज भी चलता है, 18 साल का एज जिनका हो जाता है शादी कर दिया जाता है। तो पूरी तरीके से यदि सेक्स एजुकेशन ना रहे तो क्या क्या अनियमितता आ सकती है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। यदि कोई कपल है वो सक्सेसफुली 2 से 3 साल तक संबंध में है लेकिन फिर भी उनका बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। या फिर अनचाहा गर्भ है, यानी गर्भधारण करना नहीं चाह रहे, तो इस अनचाहे गर्भधारण को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक के ऊपर ये हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड होता है। कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर है आपको पूरी तरीके से एक सामाजिक तौर पर भी क्या दे रहा है, जानकारी दे रहा है, ठीक है, कि एक किस प्रकार से एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी का क्या हो पाए, निर्माण हो पाए। क्लियर है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गर्भ निरोधक तकनीकें। गर्भ निरोधक तकनीकें किसको बोलते हैं, ऐसे तकनीक या ऐसे उपाय जो अनचाहे गर्भ को, जो कि किसको बोल रहा हूं मैं, अनचाहे गर्भ को या बच्चे को, अनचाहे गर्भ या बच्चे को जन्म देने से रोके, जन्म देने से रोके। ऐसे उपाय, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे उपाय जो अनचाहे गर्भ को या बच्चे को जन्म देने से क्या कर दे, रोके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक तकनीकें, गर्भ निरोधक तकनीकें, ठीक है ना। या इंग्लिश में इसी को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसको बोलते हैं? गर्भ निरोधक तकनीकें। ठीक है, बच्चा होने नहीं देना है, क्लियर है कि नहीं? ये है, यानी कि प्रेग्नेंट होने से बचाना है, या तो समझ आ रहे ना, प्रेग्नेंट होने से क्या करना है? बचाना है। और मान लो बाई चांस प्रेग्नेंट हो गई तो उसको किस तरीका से क्या करना है? गर्भपात कराना है, क्लियर ना, एबॉर्शन कराना है। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? परिभाषा क्या होता है? ऐसे उपाय या ऐसे तरीके जो अनचाहे गर्भ या बच्चे को जन्म देने से क्या करे? रोके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भ निरोधक तकनीकें या गर्भ निरोधक उपाय। अब एक आदर्श गर्भ निरोधक कैसे हो सकता है? यदि हम लोग एक गर्भ निरोधक, ध्यान से समझना, कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, ठीक है, जिसमें गर्भ निरोधक दवाइयों का निर्माण किया जाता है, क्लियर है ना, तो वो गर्भ निरोधक जो दवाई है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहला एक आदर्श गर्भ निरोधक जो है वो पहला चीज आसानी से उपलब्ध हो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि हर कोई हिचकिचाता है बात करने से। देखना कई बच्चे रहते हैं, तुम लोग जैसे यहाँ रेगुलरली आ रहे हो, ठीक है, हम लोग हर टॉपिक पर बात कर रहे हैं जैसे कि एक स्वस्थ समाज में होना चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसे देखना, जैसे इन सब तरीकों के बारे में, जैसे मैं कंडोम का नाम लूंगा तो सब लोगों के चेहरे में एकदम हंसी आ जाएगा, एकदम से ऑकवर्ड फील करने लग जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन एक नॉर्मल सा चीज़ है वो, ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ अलग चीज़ बोल रहे हो। लेकिन ध्यान से समझना, हमारे समाज में आज भी इसको कौन से तरीके से लिया जाता है? थोड़ा सा अपने आप को लज्जित महसूस किए करते हैं, जबकि नॉर्मल सा चीज़ है, दैनिक जीवन का ही चीज़ है वो, क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहला चीज़ तो, अब आदमी बोलने में हिचकिचाता है तो लेने में कितना हिचकिचाएगा? समझ आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहला प्रायोरिटी तो ये होना चाहिए कि वो आसानी से उपलब्ध हो, क्लियर है ना? तो अक्सर अभी के डेट में गवर्नमेंट क्या किया कि हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में अलग से बॉक्स बना दिया जा रहा है, गर्भ निरोधक बॉक्स। उसमें से कोई भी इंसान जाएगा, पैसा डालेगा, गर्भ निरोधक जितना भी दवाई है या कुछ भी मेथड है, बैरियर है, ठीक है, कंडोम है, उसको प्राप्त कर सकता है। या फिर दूसरा, पान ठेले में भी आज के डेट में अवेलेबल करवा देते हैं, हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। समझ आ रहा है नहीं? उसका व्यापक रूप से प्रचार किया जा रहा है, टीवियों में प्रचार हो रहा है, ऑडियो विजुअल एड चल रहा है। वो क्यों कर रहे हैं? ताकि लोगों के मन में जो झिझक है वो क्या हो सके? दूर हो सके। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक का सबसे पहला कहानी क्या है कि वो आसानी से क्या होना चाहिए? उपलब्ध होना चाहिए, क्लियर है? तुम जाओ तो तुमको हर 5 किलोमीटर की दूरी नहीं बोलना चाहिए, 1 किलोमीटर की दूरी में कोई भी गर्भ निरोधक क्या हो सके? आसानी से मिल सके। पहला चीज तो ये। दूसरा, अच्छा वो आसानी से मिल रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, ताकि हर आदमी उसका उपयोग कर सके। क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। तीसरा, यूजर फ्रेंडली हो। यदि उसको यूज कर रहे हो और यूज करने में दिक्कत आ रहा है, क्लियर है? कोई भी गर्भ निरोधक कोई दवाई खा रहा है, उसको खाने के बाद तुमको साइड इफेक्ट हो गया पूरा, या बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, समझ आ रहा है ना? तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका कोई साइड इफेक्ट हो, क्लियर है? साइड इफेक्ट होना उसका नहीं चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? तो एक आदर्श गर्भ निरोधक तकनीक आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, दूसरा सस्ता होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? और ये इरिटेशन पैदा नहीं करना चाहिए कॉपुलेशन के दौरान इरिटेट ना करे, इरिटेशन उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्लियर है? तो एक आदर्श गर्भ निरोधक का ये विशेषता होना चाहिए, क्लियर है? सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और कॉपुलेशन के दौरान ड्यूरिंग सेक्सुअल प्लेजर में किसी टाइप का उसको इरिटेशन देना नहीं चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ये समझ आ गया? अब आदर्श गर्भ निरोधक तो जान डाले किसे कहते हैं। अब ये जो गर्भ निरोधक रहता है मेनली कितने टाइप का रहता है? 2 टाइप का रहता है। कितने टाइप का रहता है? 2 टाइप का, ठीक है ना? गर्भ निरोधक तकनीकें मेनली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है टेम्पररी मेथड, अस्थायी उपाय, अस्थायी उपाय क्या होते हैं? अस्थायी उपाय। और एक होता है आपका स्थायी उपाय, क्लियर है? एक होता है अस्थायी उपाय और एक होता है स्थायी उपाय, परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड। सबसे पहले तो गर्भ निरोधक तकनीकें कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक अस्थायी उपाय और एक स्थायी उपाय। अस्थायी उपाय मतलब ध्यान से समझना, वो अस्थायी रूप से क्रियाशील रहेगा, क्लियर है कि नहीं? अस्थायी रूप से क्या करेगा? गर्भ निरोधन करेगा। और यदि स्थायी उपाय लगा दिए, वही ऑपरेशन वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, यानी कि प्रॉपर रूप से अब वो कभी भी
बच्चा पैदा करने के योग्य रहेगा क्या, वो कपल नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे क्या हम लोग, स्थायी उपाय। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या, अस्थायी उपाय, टेम्पररी मेथड। ठीक है, ऐसे गर्भ निरोधक तकनीकें जिसमें, ध्यान समझना, ऐसे गर्भ निरोधक तकनीकें जिसमें हम लोग अनचाहे गर्भ या बच्चे को जन्म देने से रोक सके, और वो भी कौन से रूप से, अस्थायी रूप से। कौन से रूप से, अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप जो रहता है, ध्यान से सुनना, ये कितना मेथड बताऊंगा आप लोगों को, 5 प्रकार बताऊंगा। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। सबसे पहला है आपका प्राकृतिक उपाय, नेचुरल मेथड बोलते हैं इसको, प्राकृतिक उपाय, नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड में भी सबसे पहला ए है आवधिक संयम, आवधिक संयम। ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं पीरियोडिक अब्स्टेंस। पीरियोडिक अब्सेंस, क्लियर है कि ना। या फिर इसी को हम लोग कौन सा मेथड बोल देते हैं, कैलेंडर मेथड। क्या बोलते हैं, कैलेंडर मेथड। क्लियर है। क्या होता है आवधिक संयम, मैं आप लोगों को बताया था कि जिस दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है उसके जस्ट कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। 14 दिन पहले क्या हुआ रहता है, ओव्यूलेशन हुआ। क्या हुआ, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जैसे कि ये आज तारीख है 28 तारीख, 28 तारीख को मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग क्या हुआ, शुरू हुआ। ठीक है, महीना 30 का है, 28 तारीख से जस्ट 14 दिन में पहले मतलब 14 तारीख। 14 तारीख को क्या हुआ है, ओव्यूलेशन। ओवा ज़्यादा से ज़्यादा 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख तक रहेगा। क्लियर है ना। ओवा वैसे एक ही दिन जिंदा रहता है, 14 को रिलीज हुआ तो 15 तक क्या हो जाएगा, नष्ट। यानी इस दौरान यदि कॉपुलेशन हुआ 14 तारीख और 15 तारीख को, तभी वो लेडी क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। यानी इसके बाद का जो पीरियड है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले का 7 दिन, क्लियर है। इस दौरान कोई ओवा रहेगा क्या, फैलोपियन ट्यूब में, नहीं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा कितना दिन, 5 दिन। उस 5 दिन के बाद भी कितना दिन, 7 दिन। इस दौरान किसका निर्माण हुआ रहता है, कार्पस ल्यूटियम का। क्या इस दौरान ओवा रहेगा क्या, नहीं। मतलब स्पर्म यदि एंट्री भी किया फीमेल के जेनिटल ट्रैक में तो भी उसको ओवा मिलेगा क्या, नहीं। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद, ये जो पीरियड रहता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेफ पीरियड। क्या बोलते हैं, सेफ पीरियड। यदि इस दौरान हम लोग कोई भी बैरियर का उपयोग ना करें, पेनिस में कोई भी बैरियर मेथड ना लगाए, कोई भी निरोधक ना लगाए, क्लियर है, तो भी प्रेग्नेंट होने का चांसेस क्या रहता है, कम। लेकिन याद रखना सबसे ज़्यादा फेलियर रेट इसी का रहता है, क्लियर है ना। सबसे ज़्यादा फेलियर रेट कौन से का रहता है, पीरियोडिक अब्स्टेंस का। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया, क्योंकि इरेगुलर रहता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये मेथड जो रहता है काम करता है, लेकिन इसका फेल होने का चांसेस भी सबसे ज़्यादा रहता है। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हो गया आवधिक संयम, मतलब ये 14 तारीख से लेकर के इधर 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक के बीच में, इस दौरान कॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इस दौरान कॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। यदि कॉपुलेशन हो गया तो उस दौरान क्या हो जाएगा, बच्चा उत्पन्न होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। क्लियर है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से जस्ट 7 दिन पहले और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 7 दिन बाद तक का जो समय रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेफ पीरियड। और उसको छोड़ करके बाकी दिनों में क्या रखना पड़ता है, आपको संयम बना करके रखना पड़ेगा। इस नाम से क्या है, आवधिक संयम। क्या नाम रखा गया है इसका, आवधिक संयम। और एक हिसाब में कैलेंडर का यूज हो रहा है इसमें, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैलेंडर मेथड। क्या बोलते हैं, कैलेंडर मेथड। सबसे ज्यादा फेल्योर रेट इसी का है ना, लेकिन प्राकृतिक उपाय का। दूसरा देखें क्या, दूसरा है आपका विथड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्टस। विथड्रॉल मेथड, विथड्रॉल मेथड, या इसी को क्या बोलता हूं मैं, कोइटस इंटरप्टस। ये क्या होता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन पेनिस जो रहता है वेजाइना के अंदर क्या किया है, एंट्री किया है। ठीक है, तो जिस टाइम में सीमेन क्या होगा, इजाकुलेट होगा पेनिस से, तो उससे जस्ट पहले यदि वेजाइना से, ठीक है, उससे जस्ट पहले वेजाइना से यदि मेल है वो क्या कर दे, पेनिस को हटा ले, तो जो विड्रॉल है फीमेल के जेनिटल ट्रैक में नहीं होगा, फीमेल के जेनिटल ट्रैक में नहीं होगा। जो क्या बोलते हैं, इजाकुलेशन है वो कहाँ होगा, फीमेल बॉडी के बाहर। मतलब ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ध्यान से समझना, ड्यूरिंग कॉपुलेशन या सेक्स, ठीक है, फीमेल के वेजाइना से, फीमेल के वेजाइना से पेनिस को इजाकुलेशन के पहले क्या कर लेना, क्या कर लेना, बाहर निकाल लेना, विड्रॉल कर लेना। क्या कहलाता है आपका, विथड्रॉल मेथड। इसका भी फेल होने के चांसेस ज़्यादा है, इसका भी फेल होने का चांसेस ज़्यादा है। पहला तो ये हो गया आवधिक संयम।
दूसरा हो गया क्या, विथड्रॉल मेथड। कौन सा हो गया, विथड्रॉल मेथड। तीसरा है प्राकृतिक उपाय में ही तीसरा, स्तनपान अनार्तव। आप लोगों को इसके बारे में बताया था, स्तनपान अनार्तव। बच्चा को जन्म देने के बाद 6 माह तक माता क्या कराती है, दुग्धपान कराती है। और जब दुग्धपान होता है यानी कि स्तनपान जब कराती है तो उस टाइम बॉडी में कौन सा हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन को रोक के रखे रहता है। यदि ये हार्मोन नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहेगा क्या, नहीं। एस्ट्रोजन हार्मोन रहेगा क्या, नहीं। इन दोनों का निर्माण नहीं होगा। मतलब इस दौरान मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या रहता है, पूरी तरीके से बंद। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी तरीके से बंद है, मतलब इस दौरान ध्यान समझना, इस दौरान यदि कॉपुलेशन हुआ तो बच्चा होने का चांसेस रहेगा क्या, नहीं। यदि इस दौरान कॉपुलेशन हुआ तो बच्चा नहीं उत्पन्न होगा। क्लियर है। इसको बोलते हैं स्तनपान अनार्तव। स्तनपान जब तक कराएगी अनआर्तव, आर्तव चक्र नहीं आता, तो इसको भी बोला जाता है क्या, आपका सेफ पीरियड। कितना मेथड हो गया प्राकृतिक का, 3। सबसे पहला क्या बोला हूँ मैं आप लोगों को, कैलेंडर मेथड या आवधिक संयम। दूसरा क्या बोला हूँ आपको, विथड्रॉल मेथड। तीसरा क्या हो गया आपका, स्तनपान अनार्तव। प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल जब तक रहेगा बॉडी में, जब तक माता स्तनपान कराएगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू नहीं हुआ रहता। मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू नहीं हुआ है मतलब इस दौरान, ठीक है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को स्रावित नहीं कर रहा है। तो इस दौरान यदि कॉपुलेशन हुआ, सेक्स हुआ, तो बच्चे होने का चांसेस नहीं के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। ये हो गया आपका कितना मेथड, 3 मेथड। किसमें, प्राकृतिक में। दूसरा उपाय रहता है आपका टेम्पररी मेथड। पढ़ रहे हो ना आप लोग, टेम्पररी, बार बार लिख रहा हूँ भाई, याद होना चाहिए ना। टेम्पररी मेथड, सबसे पहला क्या बोल डाला हूँ मैं तुम लोगों को, नेचुरल, प्राकृतिक उपाय ना, नेचुरल मेथड। कितना प्रकार का होता है ये, 3 टाइप का, लिख दिया मैं, खत्म। दूसरा देखो आप, बैरियर मेथड। आप कौन सा मेथड आ गया, बैरियर आ गया। और बैरियर मेथड सबसे ज़्यादा सरकार द्वारा प्रसारित किया गया। बैरियर मेथड में मेल के लिए अलग आएगा और फीमेल के लिए अलग। मेल और फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में एक ऐसा अवरोध ला दो जिससे मेल का जो सीमेन है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में एंट्री ही ना कर पाए। समझ आ रहा है कि नहीं। अवरोध या तो मेल के पेनिस के बाहर लगा दो या तो फीमेल के वेजाइना में लगा दो। क्लियर है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड। क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड। मेल के लिए ध्यान से सुनना, मेल के लिए आता है निरोध नाम से कॉन्डोम आता है। कौन से नाम से, निरोध नाम से, ठीक है। जो सबसे पहले बनाया गया था हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा, हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा। क्लियर है। इसमें क्या होता है, जो मेल रहता है, मेल के पेनिस को एक यह रबर या लेटेक्स का बना हुआ पतला झिल्ली होता है, रबर या फिर किसका, लेटेक्स का बना हुआ क्या रहता है, झिल्ली रहता है, ठीक है, जिसको पेनिस के अग्रभाग में लगा दिया जाता है और ये जेनाइटल ट्रैक में सीमेन का डिपोजिशन होने से क्या करता है, रोकता है। किसने बनाया था, हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने। कौन से नाम से फेमस हुआ था, निरोध नाम से। कौन से नाम से, निरोध नाम से। पहला चीज तो ये तुम्हारा अनचाहे गर्भ को रोक रहा है, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो है ही, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो है ही, साथ ही एसटीडी से बचाता है। एसटीडी से क्या करता है, बचाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे डिसीज जो कि सेक्स द्वारा क्या होता है, ट्रांसमिटेड होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, फैलते हैं। उन रोगों से भी क्या हो सकता है, बचाव हो सकता है। एड्स का बचाव हो सकता है, ठीक है ना। एड्स रोग सबसे ज़्यादा फैला था, उसको रोकने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा था, कंडोम का। क्लियर है। और वो भी कौन सा, मेल। क्लियर है। ये तो हो गया मेल वाला। अब बात करते हैं किसका, फीमेल का। फीमेल कंडोम जो आता है वो अलग अलग नाम से आता है। सबसे पहला है डायफ्राम नाम से आता है। कौन से नाम से आएगा, डायफ्राम नाम से। दूसरा आता है वॉल्ट नाम से। कौन सा नाम से आता है, वॉल्ट नाम से। डायफ्राम हो सकता है, वॉल्ट हो सकता है, सर्वाइकल, वॉल्ट कप बोलते हैं, सर्वाइकल कप नाम से आता है, सर्वाइकल कप नाम से। इसमें क्या होता है, फीमेल का जो वेजाइना पार्ट रहता है या सर्विक्स वाले पार्ट रहता है उसमें इसको इंटर किया जाता है, जिससे कि ध्यान से सुनना, जिससे कि सीमेन जो रहता है वो जेनाइटल ट्रैक में आगे की ओर बढ़ नहीं पाता है। कुल मिलाकर के क्या लगा रहे हैं, बैरियर। जैसे प्रदर्शनकारी आते रहते हैं तो सामने में बैरिकेड लगा देते हैं ना, ताकि लोग आगे बढ़ ना पाए। सेम टू सेम वैसे ही सीमेन को जेनाइटल ट्रैक में, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में जाने से क्या करना है, रोकना है।
क्लियर है? तो उसके लिए क्या लगाया गया है? बैरियर। यहाँ तक क्लियर है? एक हो गया मेल के लिए, एक हो गया फीमेल के लिए। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखें क्या, ठीक है, बैरियर मेथड। तीसरा है IUCD। IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन मतलब यूट्रस में लगाओगे इसको, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस गर्भ निरोधक तकनीक है ये भी, यूटेराइन के अंदर, यूट्रस के अंदर लगाते हैं। तीसरा है क्या आपका IUCD, वे गर्भ निरोधक तकनीकें जो डॉक्टर या अनुभवी नर्स द्वारा, ठीक है ना, वेजाइनल रूट से कहाँ लगाया जाता है? गर्भाशय के अंदर। कहाँ लगाया जाता है? गर्भाशय के अंदर। उसको बोलते हैं IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्लियर है? जो कि केवल और केवल अनुभवी नर्स या फिर अनुभवी डॉक्टर द्वारा, ठीक है, वेजाइनल रूट से किसके अंदर प्रवेश कराया जाएगा? गर्भाशय के अंदर। किसके अंदर? गर्भाशय के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? IUCD का फुल फॉर्म आता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब ये कितने प्रकार के होते हैं IUCD? सबसे पहले तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में आता है औषधि रहित, औषधि रहित IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। औषधि रहित इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मतलब ऐसा IUD लगाना है तुमको गर्भाशय के अंदर, ये जैसे कि, ठीक है ना। अब गर्भाशय के अंदर लगाएंगे तो गर्भाशय ये है, तो ये देखो एक तो लगा रहा हूं मैं कैसा वाला, ध्यान से समझना ना। ये क्या है? आपका यूट्रस है, यूट्रस के अंदर उस डिवाइस को लगाना है। तो सबसे पहला ऐसा IUD लगाएंगे जिसमें कि कोई भी प्रकार का दवाई रहेगा क्या? नहीं, औषधि रहित IUD लगा सकते हैं। क्या लगाते हैं? औषधि रहित IUD, जो कि प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है? प्लास्टिक का। या फिर किसका बना होता है? स्टील का। किसका बना रहता है? स्टील का। यहाँ तक क्लियर है? उदाहरण के लिए याद रखना लिपेस लूप, लिपेस लूप, औषधि रहित IUD का उदाहरण याद रखना है क्या? लिपेस लूप, ठीक है। लिपेस लूप क्या रहता है? ध्यान से समझना, गर्भाशय का जो भक्षण कोशिका रहता है ना, इसको जैसे ही लगाया लिपेस लूप को, तो गर्भाशय का जितना भी भक्षण कोशिका है, जो भक्षकाणु कोशिका है, उनको क्या कर देता है? एक्टिव कर देती है, ठीक है। भक्षकाणु कोशिकाओं को गर्भाशय का कैसे काम करता है बता रहा हूँ, लिपेस लूप। गर्भाशय का कौन सा कोशिका? भक्षकाणु कोशिका या भक्षाणु कोशिका, उसको क्या कर देती है? ये सक्रिय कर देती है। अब यदि स्पर्म एंट्री किया, स्पर्म यदि एंट्री यहाँ कर रहा है, तो स्पर्म को क्या करेगा? ये भक्षण करने लग जाएगा, नष्ट करने लग जाएगा। क्लियर है? तो ये सबसे पहला हो गया औषधि रहित IUD। क्या हो गया? औषधि रहित IUD, जो कि क्या करता है? शुक्राणु भक्षण के लिए गर्भाशय की भक्षकाणु कोशिकाओं को क्या करता है? प्रेरित करता है। कौन सा है? लिपेस लूप। क्या हो गया? लिपेस लूप। नेक्स्ट बढ़े क्या आगे? एक औषधि रहित IUD हो गया। दूसरा IUD देखो, तांबा मोचक, जो कॉपर रिलीज करता हो। ऐसा IUD जो क्या रिलीज करता हो? तांबा। तांबा क्या करता है? शुक्राणु जो गति करते रहते हैं उसकी गतिशीलता को कम करता है। शुक्राणु की गतिशीलता को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग IUD। क्या बोलते हैं? कॉपर रिलीजिंग IUD। ये अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है कॉपर T, कॉपर L, कॉपर T शेप का। यदि कॉपर देखो, ये मान लो ये गर्भाशय है, ठीक है, ये गर्भाशय है। गर्भाशय के अंदर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस लगा है, वो कौन से शेप का है? तांबा वाला उपकरण। ये ऐसा है, ऐसा लगा हुआ है। कौन से शेप का है? T शेप का है। इसका नाम क्या रख दिया? कॉपर T। मान लो ऐसे ये कौन से शेप का रहता? L शेप का रहता। कौन सा शेप का रहता? L। तो कॉपर L ऐसे करके लिखता। समझ आ रहा है कि नहीं? कॉपर T हो गया, कॉपर L हो गया। मल्टी लोड 375 एक और आता है, मल्टी लोड 375। ये जो 375 है ये कॉपर की मात्रा है। किसकी मात्रा है? कॉपर की मात्रा। क्लियर है? तो कितने प्रकार का IUD हो गया तुम्हारा? 2 प्रकार का। सबसे पहला औषधि रहित और दूसरा हो गया तांबा मोचक। कैसे काम करता है ये वाला? गर्भाशय की भक्षाणु कोशिका को प्रेरित करता है, और ये वाला क्या कर देगा? उल्टा, शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देगा। और शुक्राणु का गतिशीलता कम हो गया तो एम्पुला तक पहुंच पाएगा क्या शुक्राणु? आसानी से नहीं, आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। मतलब प्रेग्नेंट हो पाएगी क्या लेडी? नहीं। क्लियर है? तीसरा देखें क्या, ये तांबा मोचक हो गया ना। अच्छा, कॉपर T हो गया। कॉपर T से याद रखना, हर दिन लगभग 50 माइक्रोग्राम कॉपर रिलीज होता है। 50 माइक्रोग्राम कॉपर डेली रिलीज होता है ना। जब कॉपर T लग जाता है तो कॉपर T लगाने के बाद भी बहुत लोगों को पहले तो बुखार आता है, कई लोगों के में इन्फेक्शन हो जाता है, तो प्रॉपर डॉक्टर से लगाना चाहिए इसको।
क्लियर है, ये रहता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ मैं। तो औषधि रहित हो गया, दूसरा हो गया तांबा मोचक, तीसरा है हार्मोन मोचक आयुडी। तीसरा कौन है? हार्मोन मोचक आयुडी, मतलब ऐसा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जिसको हम लोग भाषा में लगाएंगे तो क्या रिलीज करेगा अपने से? हार्मोन को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा? हार्मोन को। और याद रखना मेनली कौन से हार्मोन को रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ध्यान से समझना ना, जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या करता है? ये रिलीज करता है, तो याद करो ये सर्विक्स वाला रीजन है। सर्विक्स वाले रीजन में क्या रहता था? सर्वाइकल कैनाल। यहाँ पास किसका निर्माण कर देता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन म्यूकस प्लग का। किसका निर्माण कर देता है? म्यूकस प्लग का। यहाँ आईयूडी लगा है तो ये किसका निर्माण कर देगा? सर्वाइकल रीजन में म्यूकस प्लग का। और म्यूकस प्लग को क्या बोला था मैं? बॉडी का सबसे ज़्यादा मजबूत स्फिंक्टर है। जब तक ये बना रहेगा कोई चीज़ अंदर एंट्री कर पाएगा क्या? नहीं। स्पर्म एंट्री कर पाएगा क्या? नहीं। क्लियर है ना? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन म्यूकस प्लग का सर्वाइकल कैनाल में क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? आपका हार्मोन मोचक आयुडी। क्या बोलते हैं? हार्मोन मोचक आयुडी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यदि यहाँ पास म्यूकस प्लग बन गया तो स्पर्म एंट्री कर पाएगा क्या? नहीं। पहले वाले में स्पर्म का क्या कर दिए? गति को कम कर दिए। दूसरे वाले में स्पर्म को मार दिए और इस वाले में स्पर्म को एंट्री करने ही नहीं दे रहे। क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। इसका उदाहरण याद रखना, हार्मोन मोचक आयुडी का प्रोजेस्ट्रांट ऐसे करके नाम है, प्रोजेस्ट्राट। ठीक है, एक प्रोजेस्ट्राट नाम से, एक है LNG-20। क्या नाम से आता है? LNG-20, लेनोवोगेस्ट्रॉल 20। लेनोवोगेस्ट्रॉल 20 क्या नाम से आता है? लेनोवोगेस्ट्रॉल 20। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसे ही बढ़ता है, ध्यान से समझो, ब्लड में जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन निकलना क्या हो जाता है? बंद। और गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं बन रहा है तो किसका निर्माण हो जाएगा? म्यूकस प्लग का। और म्यूकस प्लग जहाँ बन जाता है तो स्पर्म एंट्री कर पाएगा क्या इसके अंदर? नहीं। क्लियर है? तो आईयूडी भी कितना टाइप का हो गया आपका? 3 टाइप का। एक औषधि रहित, एक कॉपर रिलीज करने वाला और एक कौन सा? हार्मोन रिलीज करने वाला। कौन सा? हार्मोन रिलीज करने वाला LNG-20। और मल्टीलोड 375 को मत लिखना, वो तांबा रिलीज कर रहा है। किसको रिलीज कर रहा है? तांबा। और ये वाला कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये दोनों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्लियर है कि नहीं? कितना मेथड पढ़ डाले अभी तक? पहला, दूसरा और ये तीसरा। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? हाँ, तीनों। ठीक है, तीनों में ऑपरेशन ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, आईयूडी के लिए सबसे पहले क्या परिभाषा दिया हूँ कि इसको अनुभवी नर्स या अनुभवी डॉक्टर के द्वारा, ठीक है ना, योनि मार्ग से, योनि मार्ग मतलब वेजाइनल रूट से गर्भाशय के अंदर अंतरोपित किया जाता है। क्लियर है? इस मेथड को डॉक्टर या अनुभवी नर्स वाला कहानी इसमें नहीं है। क्लियर है ना? लेकिन इस वाले में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? ये टेम्पररी मेथड है ना, और ये कैसा मेथड है? टेम्पररी। परमानेंट मेथड है क्या? नहीं। आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका हार्मोनल मेथड। अब कौन सा मेथड? हार्मोनल। चौथा है ना, हार्मोन के द्वारा, हार्मोनल मेथड। हार्मोन का लेवल यदि अप डाउन कर दे, ठीक है, हार्मोन का लेवल क्या कर दे? यदि अप डाउन कर दे तो उसके कारण भी, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? जो गर्भ है उसको रोक सकते हैं। गर्भधारण करने से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। अब हार्मोनल मेथड में सबसे पहले तो आता है, ध्यान से समझना, सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का किया जाता है, दवाई खिलाया जाता है। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है? यदि प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई, ध्यान देना, प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद भी दवाई खिलाया जाता है। ठीक है ना? जब प्रेग्नेंट ना हो करके भी पहले से दवाई खिलाया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा मेथड है बोला हूँ मैं? हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फीमेल पिल्स का, मतलब फीमेल को दिया जाता है जो दवाई, फीमेल पिल्स। ठीक है ना? कौन कौन सा दवाई का दिया जाता है, उपयोग किया जाता है? माला एन और माला डी, माला एन व माला डी, माला एन और माला डी, इस दवाई को दिया जाता है। ये दैनिक गर्भ निरोधक दवाई है, यानी कि इस दवाई को डेली खाना पड़ेगा ना, दैनिक गर्भ निरोधक दवाई। याद करो सहेली, हफ्ता में केवल एक बार। क्लियर है ना? लेकिन ये क्या है? दैनिक गर्भ निरोधक दवाई है। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, इस गोली को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जैसे कि कोई फीमेल है,
ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे ही खत्म हुआ तो 5वां दिन से ही स्टार्ट कराएंगे, 5वां 6वां 7वां ऐसे करके 8वां 9वां 10वां 11, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर ऐसे 7 7 14 दिन हो गया, ये 21 दिन हो गया। क्लियर है। आदर्श मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का मानते हैं? 28। कितना मानते हैं? 28। तो पहले तो शुरुआत के 21 दिन तक ये माला एन और माला डी दवाई को खिलाते हैं, और उसके बाद लास्ट में कितना दिन? 7 दिन कौन सा दवाई रहता है इसमें? आयरन का दवाई। किसका दवाई रहता है? आयरन। क्यों? क्योंकि जस्ट ये कंप्लीट होगा फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाएगा? शुरुआत हो जाएगा, सॉरी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लड लॉस को रोकने के लिए, ब्लड लॉस को रोकने के लिए लास्ट के 7 दिनों में कौन सा दवाई दिया जाता है? आयरन का। और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे खत्म हुआ उसके बाद 21 दिनों तक कौन सा दवाई का यूज किया जाता है? माला एन और माला डी। माला एन और माला डी में ध्यान समझना, माला एन और माला डी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन व एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल रहता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है ना, दोनों का, ठीक है, दोनों का बराबर रूप में क्या रहता है? मात्रा रहता है। किसका किसका बोला हूं मैं? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, दोनों का सेम डोज रहता है, दोनों का मात्रा रहता है, डोज दिया जाता है। क्लियर है ना। दोनों का जब डोज दिया जाता है तो ये ध्यान समझना, दोनों का जब डोज दिया जाएगा तो ये क्या करता है? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले GnRH को, इसका काम रहता है किसको स्टिमुलेट करना? FSH को और LH को, और FSH फिर काम करता है फॉलिकल के ऊपर और एस्ट्रोजन निकलवाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और LH क्या करवाएगा? ओव्यूलेशन कराएगा। तो इसके काम को क्या करवा देता है? रुकवा देता है, क्योंकि ये दवाई तुम कहाँ से दे रहे हो? बाहर से दे रहे हो। तो ये काम करेगा क्या? नहीं। यदि ये काम नहीं करेगा तो क्या ओव्यूलेशन होगा? क्या नहीं, ओव्यूलेशन नहीं होगा। मतलब यदि कॉपुलेशन हुआ भी तो भी, यानी कि ओव्यूलेशन तो हुआ नहीं है, ओवा उसको मिलेगा क्या? नहीं। तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या? नहीं। बच्चे का निर्माण हो पाएगा क्या? नहीं। क्लियर है। तो ये हो गया फीमेल पिल्स किसका कहानी? माला एन और माला डी का। डेली दिया जाता है, ये दवाई है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5वें दिन से शुरू किया जाता है और 21 दिन तक दिया जाता है। लास्ट 7 दिन में कौन सा दवाई दिया जाता है? आयरन का, ताकि आने वाले मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग में आयरन का ब्लड लॉस ज़्यादा होगा तो उसको क्या कर सके? कवर कर सके। कैसे काम करता है बोलेगा तो बताना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दोनों का मात्रा सेम डोज दिया जाता है, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन को काम करने नहीं देता, जिसके कारण ओव्यूलेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? ओव्यूलेशन। सबसे जरूरी चीज याद रखना, क्या नहीं होता? ओव्यूलेशन। मान लो एस्ट्रोजन हार्मोन ना देता, केवल कौन सा हार्मोन देता? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन देता? केवल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बस यदि दिया जाता है तो क्या होता है? म्यूकस प्लग का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? म्यूकस प्लग। लेकिन मान लो दोनों का मात्रा दे दिया गया, एस्ट्रोजन का भी और प्रोजेस्टेरॉन का भी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? ओव्यूलेशन ही नहीं होता। क्लियर है। ये हो गया कौन सा दवाई के बारे में? माला एन और माला डी के बारे में। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद देखो इंजेक्शन दिया जाता है हार्मोन्स का। कौन सा इंजेक्शन है? DMPA, फुल फॉर्म आता है डिपॉट मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, डिपॉट मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। क्लियर ना। इसका जो इंजेक्शन रहता है, ठीक है ना, वो हर 3 महीने में लगाया जाता है। कितने महीने में? हर 3 महीने में। क्लियर है। जिसके कारण गर्भ ठहर पाएगा क्या? नहीं। क्लियर है। इसका भी उपयोग गर्भ निरोधक तकनीक के रूप में किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। DMPA ये क्या है? एक इंजेक्शन है। क्लियर है। इम्प्लांट भी किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। इम्प्लांट मतलब त्वचा रहेगा, जैसे ये हाथ है ना, तो हाथ के जस्ट नीचे ऐसे चमड़ी को हटाएंगे और यहाँ पास ऐसे प्रोजेस्टेरॉन का छोटा छोटा थैली को ऐसे इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये बॉडी के ब्लड में किसको रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। किसको रिलीज कर देगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल यदि बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरॉन कभी भी बढ़ेगा तो क्या होगा? ओव्यूलेशन को क्या कर देगा? रोक देगा। ओव्यूलेशन को क्या कर देगा? रोक देगा। इसको बोलते हैं इम्प्लांट करना। क्या करना? इम्प्लांट करना। यहाँ तक क्लियर है। ये सब बात किसके लिए चल रहा है? फीमेल के लिए। किसके लिए चल रहा है अभी? फीमेल के लिए। यहाँ तक क्लियर है। टेम्पररी मेथड में अब तक आप लोगों ने क्या क्या देख लिया है? ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? नेचुरल मेथड 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या पढ़े थे? अवधिक संयम। दूसरा क्या पढ़े थे? विथड्रॉल मेथड। और तीसरा क्या पढ़े थे आप लोग? स्तनपान अनारता। 3 चीज़ पढ़ लिए थे इसमें। उसके बाद हम लोग बैरियर मेथड पढ़े थे, फॉर मेल फॉर फीमेल, दोनों हो गया था। उसके बाद क्या पढ़े थे? IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस।
ये भी कितने टाइप का रहता है बोला था? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक रहता था कौन सा वाला? औषधि रहित लिपेस लूप आता था जिसमें। दूसरा क्या रहता था? कॉपर रिलीजिंग, कॉपर टी, कॉपर एल, मल्टीलोड 375। उसके बाद क्या रहता था? हार्मोन मोचक था, क्या? हार्मोन रिलीजिंग। क्लियर है? जिसमें 2 दवाई था, प्रोस्टाट और कौन सा था? LNG-20। याद आया? आईयूडी हो गया था। आईयूडी के बाद मैं कौन सा मेथड बता रहा हूँ आपको? हार्मोनल मेथड। कौन सा बता रहा था? हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में सबसे पहले कौन सा दवाई बता दिया मैं? माला एंड फॉर फीमेल पहले पढ़ रहे हैं ना, फॉर फीमेल। फीमेल के लिए कौन कौन सा दवाई बोला हूँ मैं? माला एन और माला डी। माला एन व माला डी, इसके बारे में पढ़ रहे थे। क्लियर है? और इसके बाद हम लोग इंजेक्शन के बारे में पढ़े जिसका नाम क्या है? DMPA। DMPA ये भी फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है। और क्या पढ़ा हुआ हूँ मैं? इम्प्लांट कर देते हैं। किसको? प्रोजेस्टेरॉन का पाउच रहता है छोटे छोटे, उसको त्वचा के नीचे लगाते हैं, इम्प्लांट करते हैं। क्लियर है ना? वो कौन सा रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जिसके कारण ओव्यूलेशन नहीं होता। मेल के लिए किसका यूज किया जाता है? हार्मोनल मेथड में मेल के लिए किसका किया जाता है? कपास के बीज को पीस करके उससे एक निकालते हैं गॉसिपॉल नामक। क्या नाम बोला था? गॉसिपॉल। और गॉसिपॉल का उपयोग होता था, लेकिन अब इसके ऊपर प्रतिबंध लग चुका है। परमानेंट स्टेरिलिटी ला देते था नर के लिए। क्लियर है ना? चाइना में इसका उपयोग किया गया था, बोलते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए। बहुत विरोध हुआ, फिर उसको क्या कर दिया गया? बंद। परमानेंट स्टेरिलिटी ला देता है, बांझपन ला देता है। क्लियर है? मेल के लिए भी हो गया, फीमेल के लिए भी हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक है, अब ये तो हो गया। अब लास्ट जो रहेगा हार्मोनल मेथड हो गया। चौथा देखो तो, चौथा हो गया था ना, पांचवा है। पांचवा कौन सा है? केमिकल मेथड। कौन सा मेथड है? केमिकल मेथड। रसायनों का उपयोग करके यदि हम लोग गर्भधारण होने से रोके, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में याद रखना, हम लोग स्पर्मिसाइडल एजेंट का उपयोग करते हैं, जो स्पर्म को क्या करे दे? खत्म कर दे। स्पर्मिसाइडल एजेंट का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, जो स्पर्म को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। स्पर्म को कौन कौन सा चीज खत्म कर सकता है? KMNO4 कर सकता है खत्म, ZNSO4 कर सकता है, बोरिक अम्ल कर सकता है, समझ आ रहा है ना, लैक्टिक अम्ल कर सकता है। मतलब इन सब केमिकल का उपयोग होगा स्पर्मिसाइडल एजेंट बनाने में। अरे हर्बिसाइड रहता है खरपतवार को नष्ट करने वाला, वैसे स्पर्म को नष्ट करने वाला क्या होगा? स्पर्मिसाइडल। क्या होगा? स्पर्मिसाइडल। तो वो जो दवाई बनेगा उसमें KMNO4 होगा, ZNSO4 होगा, या बोरिक अम्ल होगा, या लैक्टिक अम्ल होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? या ऑक्सीजन, ध्यान देना, ये ऑक्सीजन अपटेक को खत्म कर देता है। मतलब ये जो स्पर्म है ना, स्पर्म में वो जो स्पर्मिसाइडल एजेंट रहेगा, यदि उसका उपयोग कर दिया रहोगे, केमिकल का उपयोग कर दिया रहोगे, तो ये जो स्पर्म है इसको ऑक्सीजन लेने से क्या कर देगा? रोक देगा। O2 अपटेक को रोक देता है। O2 के अपटेक को क्या कर देता है? रोक देता है, जिसके कारण स्पर्म जिंदा रह पाएगा क्या? नहीं। उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो जिंदा रह पाएगा क्या? नहीं। O2 अपटेक को रोकता है। कौन? ये सब केमिकल। क्लियर है? इसके लिए कौन कौन सा मार्केट में दवाई आता है बता रहा हूँ। एक टैबलेट आता है टुडे नाम से। कौन सा टैबलेट आता है? टुडे नाम से। और एक आता है क्रीम आता है, ठीक है ना, एक क्रीम है, क्रीम का नाम है आपका नीम 40 ऐसा करके समथिंग। क्लियर है? एक बार देख लेना। टुडे नाम से आता है एक दवाई। कौन से नाम से आता है? टुडे। और नीम 40 करके आता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये सब हो गया आपका टेम्पररी मेथड। क्या हो गया? टेम्पररी मेथड। अब मान लो इन सब तकनीकों को यूज़ नहीं किए, इन सब तकनीकों को यूज़ नहीं किए, या फिर ऐसा बोला टेम्पररी मेथड का कहीं ना कहीं फेलियर होने का चांसेस तो रहेगा, क्योंकि ये क्या है? कौन सा मेथड है? टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी। तो मान लो इस टाइम में गर्भधारण हो गया, गर्भधारण बाई चांस हो गया, तो गर्भधारण हो गया तो उस गर्भ को क्या करना पड़ेगा? नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कपल है वो उसको चाह रहा था क्या? नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? मान लो यूज कर रहे थे बैरियर मेथड का, बैरियर मेथड क्या हो गया? असफल हो गया, या जो वो दवाई था वो दवाई उतना असर नहीं किया, या आवधिक संयम का उपयोग किए लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या था? इरेगुलर था, तो लेडी क्या हो गई? अब प्रेग्नेंट हो गई। तो प्रेग्नेंट होने के बाद उस गर्भ को क्या करना है? आपको खत्म करना है, लेकिन किसकी सलाह से? डॉक्टर की सलाह से। तो उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सकीय गर्भ समापन। क्या बोलते हैं? चिकित्सकीय गर्भ समापन। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझ करके, गर्भावस्था समाप्त होने से पहले, पूर्ण होने से पहले, गर्भावस्था कितने महीने का है? 9 माह। तो 9 माह से पहले ही,
ठीक है ना, जानबूझ करके चिकित्सक की सलाह पर स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को क्या बोलते हैं हम लोग, एमटीपी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझ करके डॉक्टर की सलाह पर अपनी इच्छा से गर्भ का क्या करना, समापन करना, क्या कहलाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है? याद रखना, इसके दुरुपयोग हो सकते थे, भ्रूण हत्या हो सकता था, तो इसका दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत सारे इसके लिए क्या बना है, नियम कानून बना है। और कौन सा एक्ट बना है इसका, 1972 का। कौन सा एक्ट है, एमटीपी का। रूल नंबर कितना है, सन 1972 में लागू हुआ था। क्लियर है ना? और याद रखना, एमटीपी जो रहता है 3 माह तक के लिए ही बस लागू रहता है। कितने माह तक, 3 माह। 3 माह से ऊपर हुआ तो उसके लिए एक अलग बेंच बैठेगा। एमटीपी को कौन कौन से रूप में ध्यान देना, कोई भी डॉक्टर एमटीपी नहीं कर सकता, उसके लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर होगा, वही एमटीपी करेगा। और उसके लिए एक आवश्यक शर्त रहता है। पहला शर्त क्या रहता है, ध्यान से देखो, पहला शर्त है मेडिकल इमरजेंसी हो, मतलब यदि वो बच्चा पैदा हो गया तो उसके कारण बच्चे का भी जीवन खत्म हो सकता है और माता का भी जीवन खत्म हो सकता है। तो मेडिकल इमरजेंसी के केसेस में, समझ आ रहा है ना, एमटीपी कराया जाता है। दूसरा केस हो सकता है यूजेनिक, यदि बच्चा जो है गंभीर बीमारी लेकर के पैदा हो रहा है, गंभीर बीमारी लेकर के पैदा हो रहा है जिसका इलाज संभव नहीं है, तो ऐसे स्थिति में उसका एबॉर्शन करा देना ही क्या हो रहेगा, उचित रहेगा। तो ऐसे कंडीशन के लिए एमटीपी के लिए परमिशन मिलता है। तीसरा आपका मानवीय तरीके, जैसे कि बलात्कार वाला केस है और उसमें वो लड़की जो है, पीड़ित पक्ष जो है, वो क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी किसको मान्यता मिलेगा, एमटीपी को। किसको, एमटीपी को। और कौन से केस में मिल सकता है, यदि तुम्हारे माता पिता हैं तो उसके पहले से 2 से 3 बच्चे हैं और चौथा या 5वां बच्चा हो रहा है, ठीक है ना, तो पहले से यदि 2 या 3 बच्चे हों तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है ना, एमटीपी के लिए क्या मिल सकता है, परमिशन मिल सकता है। और चौथा, जो गर्भ निरोधक तकनीक का तुम यूज़ किए थे वो क्या हो गया, फेल हो गया। गर्भ निरोधक तकनीक के फेल होने पर एमटीपी को क्या मिलता है, आपको मान्यता मिलता है। तो गर्भ निरोधक एमटीपी क्या है, ठीक है, इसकी शर्तें बताइए करके आएगा, तो बता सकते हो ना, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, ठीक है, चिकित्सक की सलाह पर स्वैच्छिक रूप से क्या करना, गर्भावस्था को समाप्त करना, क्या कहलाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सन 1972 में इसके लिए नियम कानून रूल बना है, ठीक है, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इसका नियम है। इस नियम कंडीशन के अनुसार ये बस पक्ष जो रहेगा किसी के पास तो उसको बस मिलेगा प्रॉपर, यहाँ एमटीपी आप करा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग किसका, परमानेंट मेथड का। परमानेंट मेथड है, मान लो मेल के लिए, किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, मेल के लिए। तो मेल के लिए यूज़ होता है, किसका उपयोग होता है, वैसेक्टोमी का। किसका यूज़ होता है, वैसेक्टोमी का। वैसेक्टोमी में क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस रहता है ना, याद करो, वास्ट डिफरेंस जो कि कहाँ निकलता है, स्पर्मेटिड कॉर्ड के रूप में कहाँ निकलता, स्पर्मेटिड कॉर्ड के साथ क्या निकलता था, बाहर निकलता था। किससे, स्क्रोटम से। किससे बाहर निकलता था, स्क्रोटम। याद करो, ये स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम से ये बाहर निकला है। क्या है, बाहर निकला है यहाँ पास वास्ट डिफरेंस। कौन बाहर निकला, वास्ट डिफरेंस। तो इस वास्ट डिफरेंस को यदि हम लोग कट कर दिए तो इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। अच्छा, ये क्या है, आगे की ओर क्या है, शुक्राशय। शुक्राशय में किसका निर्माण होता था, सीमेन का। और यहाँ किसका निर्माण होता था, स्पर्म का। मतलब ध्यान समझना, बहुत ज़्यादा भ्रांति है कि वैसेक्टोमी के बाद सीमेन रिलीज नहीं होता, गलत बात है। सीमेन निकलेगा ना, सीमेन तो यहाँ बन रहा है, सीमेन निकलेगा, लेकिन उस सीमेन में क्या नहीं रहेगा, स्पर्म नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, स्पर्म नहीं रहेगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैसेक्टोमी परमानेंट मेथड है। क्लियर है ना, नर में शुक्रवाहिनी को काटते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। आएगा तो यही नहीं लिखना है, ठीक है। और क्या लिखोगे, सीमेन में, इसके कारण सीमेन में स्पर्म उपस्थित नहीं रहता। सीमेन रिलीज होगा, ठीक है ना, हर चीज होगा, लेकिन बस वो जो सीमेन रहेगा उसमें स्पर्म उपस्थित नहीं रहेगा। क्लियर है? दूसरा, फीमेल के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, ट्यूबेक्टोमी को। किसको, ट्यूबेक्टोमी को। ये फेलोपियन ट्यूब है ना, फेलोपियन ट्यूब को काट दिए तो उसको क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी। कई बार ये जो फेलोपियन ट्यूब है उसको काटा नहीं जाता, बांधा जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन, लाइगेज करना, जोड़ना, ठीक है ना, बांध देना, ठीक है। तो एक तो होता है ट्यूबेक्टोमी फीमेल के लिए, और दूसरा क्या होता है, ट्यूबल लाइगेशन। अब फेलोपियन ट्यूब को ऐसे बांध दिया गया है तो स्पर्म इधर एंट्री कर पाएगा क्या, नहीं।
और इधर से ओवर जो रिलीज होगा वो इधर आ पाएगा क्या? नहीं। क्लियर है? तो ये है आपका क्या? परमानेंट मेथड। कौन सा मेथड है? परमानेंट मेथड। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जिसमें कौन कौन सा था? एक टेम्पररी मेथड और एक क्या था आपका? परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड का कितना तरीका? 5। सबसे पहला कौन सा था? प्राकृतिक तरीका। दूसरा कौन सा था? बैरियर मेथड। तीसरा कौन सा था? आईयूडी। चौथा क्या था? हार्मोनल मेथड। और पांचवा क्या था? केमिकल मेथड। ये पांचों मेथड विथ एग्जांपल मैं क्लियर करा चुका हूँ। परमानेंट मेथड में एक आता है वेसेक्टोमी और एक आता है ट्यूबेक्टोमी। दोनों का डायग्राम बनाना है, दोनों के बारे में परिभाषा लिखना है। कैसे याद करोगे भैया इसको पूरा? तो इसके लिए तुम लोग के नोट्स में एक लास्ट में चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना? ये देखो, ठीक है, जिसमें टेम्पररी मेथड का 5 टाइप दिया है। देखो, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड है, फिर हार्मोनल मेथड है। क्लियर है? उसके बाद कौन सा मेथड है? केमिकल मेथड है। और लास्ट में क्या दे दिया है? एमटीपी। पूरा हर चीज़ है, सारांश। और लास्ट में परमानेंट मेथड में क्या है? वेसेक्टोमी और एक ट्यूबेक्टोमी। हर चीज़ पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। इसको एक बार पढ़ना, अपने कॉपी में लिख लेना, अपने रूम में चिपका लेना। 2 से 3 बार 4 बार पढ़ोगे आसानी से क्या हो जाएगा? विथ एग्जाम्पल याद हो जाएगा। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास के साथ।